नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने राणा सांगा का पूरा इतिहास देख लिया था और हमने देखा था कि सन 1528 ईस्वी में इन्हीं के सामंतों द्वारा राणा सांगा को जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की कालपी मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। अब जब राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, राणा सांगा के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, इनके पुत्र कौन कौन थे। तो आइए जानते हैं कि राणा सांगा के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी, पिछली क्लास में हमने राणा सांगा की मुख्यतः 3 रानियों के बारे में पढ़ा था। इनकी जो सबसे बड़ी रानी थी उनका नाम क्या था, वो थी रायमल सोलंकी की पुत्री जिसका नाम था कुंवरबाई। और कुंवरबाई से राणा सांगा के जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम क्या था, भोजराज। तो देखिए लिखिए, महाराणा सांगा के 3 रानियां थी। इनकी जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था रायमल सोलंकी की पुत्री, रायमल सोलंकी की पुत्री कुंवरबाई। कुंवरबाई और राणा सांगा के जो पुत्र थे वे कौन थे, भोजराज। भोजराज ही मीराबाई के पति भी थे। राणा सांगा की जो दूसरी रानी थी उनका नाम क्या था और वे किनकी पुत्री थी, तो जोधपुर के एक सामंत थे जिनका नाम था बाघा सुजावत। बाघा सुजावत की पुत्री धनबाई। तो देखिए लिखिए इनकी दूसरी रानी के बारे में, जोधपुर के बाघा सुजावत की पुत्री धनबाई। राणा सांगा और धनबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम क्या था, रतन सिंह। तो देखिए इनके पुत्र कौन थे, रतन सिंह। राणा सांगा की जो तीसरी रानी थी वे कौन थी, बूंदी के एक सामंत थे जिनका नाम था हाडा नर्बद। हाडा नर्बद की पुत्री थी जिनका नाम था हाडी रानी कर्मावती। तो देखिए लिखिए, बूंदी के सामंत नर्बद की पुत्री हाडी रानी कर्मावती। हाडी रानी कर्मावती और राणा सांगा के जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम क्या था, विक्रमाद्वितीय एवं उदय सिंह। तो देखिए लिखिए, इनके पुत्र कौन कौन थे, विक्रमाद्वितीय एवं उदय सिंह। अब आप मुझे यह बताइए कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। राजपूतों में क्या परंपरा थी कि जब कभी भी राजा की मृत्यु होती थी तो राजा की मृत्यु होने के बाद में उस राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही अगला राजा बनता था। यहां पर राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, भोजराज। लेकिन हमने क्या देखा है कि भोजराज की मृत्यु कहां हो गई थी, खानवा के युद्ध में हो गई थी। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु खानवा के युद्ध में नहीं हुई थी, अन्यत्र कहीं हुई थी। लेकिन हमें यही मानते हुए चलना है कि भोजराज की जो मृत्यु है खानवा के युद्ध में हुई थी। तो भोजराज की तो मृत्यु हो चुकी है। भोजराज के बाद में जो राणा सांगा के बड़े पुत्र हैं वे कौन हैं, रतन सिंह। तो रतन सिंह को राजा बनने का नंबर आना चाहिए क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह तो इस रतन सिंह से छोटे हैं, उदय सिंह इनमें से सबसे छोटे थे। लेकिन देखो, राणा सांगा के जो पुत्र थे, भोजराज को छोड़कर के रतन सिंह भी मेवाड़ के राजा बनेंगे, विक्रमादित्य भी मेवाड़ के राजा बनेंगे और उदय सिंह भी मेवाड़ के राजा बनेंगे। राणा सांगा के तीनों पुत्र ही मेवाड़ के शासक बनेंगे। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा के तीर लगा था और राणा सांगा घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो जब इनको होश आया था तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जब तक बाबर को युद्ध में हरा नहीं दूंगा तब तक अपनी राजधानी चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। तो राणा सांगा ने क्या किया कि चित्तौड़ नहीं गए थे, होश में आने के बाद में कहां गए थे, रणथंबोर गए थे। और रणथंबोर जाकर के इन्होंने क्या किया, राणा सांगा को बहुत अच्छे से पता है कि भोजराज की तो मृत्यु हो चुकी है, तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, रतन सिंह बनेगा। लेकिन विक्रमाद्वितीय एवं उदय सिंह को क्या मिलेगा, तो राणा सांगा ने क्या किया, जो रणथंबोर का दुर्ग था उस समय मेवाड़ राज्य के अधीन आया करता था, तो राणा सांगा ने जो रणथंबोर का दुर्ग था अपनी हाडी रानी कर्मावती और विक्रमाद्वितीय एवं उदय सिंह को स्थायी रूप से दे दिया। तो देखिए लिखिए, राणा सांगा खानवा के युद्ध में तीर लगने के कारण घायल होकर मूर्छित हो गए थे एवं जब उनको पुनः होश आया तब उन्होंने बिना बाबर को हराए चित्तौड़ जाना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए राणा सांगा कहां पर पहुंचे, बस चित्तौड़ तो जा नहीं सकते थे, तो कहां पे गए थे, रणथंबोर गए थे। और रणथंबोर का दुर्ग अपनी रानी हाडी रानी कर्मावती और उनके पुत्र विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को स्थायी रूप से दे दिया था। क्यों, क्योंकि अगला शासक कौन बनेगा, रतन सिंह बनेगा, तो विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को भी कुछ मिलना चाहिए। यही सोचकर राणा सांगा ने रणथंबोर का दुर्ग किसे दिया, विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को स्थायी रूप से दे दिया। तो देखिए लिखिए, राणा सांगा होश में आने के बाद रणथंबोर पहुंचे एवं रणथंबोर का दुर्ग अपनी हाडी रानी कर्मावती एवं उनके पुत्रों को स्थायी रूप से दे दिया। यहां पर राणा सांगा ने एक और कार्य किया था कि जब रणथंबोर का दुर्ग अपनी हाडी रानी कर्मावती एवं अपने पुत्र विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को सौंपा तो इनकी जो उम्र थी वो काफी कम थी। तो राणा सांगा ने क्या किया कि हाडी रानी कर्मावती का एक भाई था जिसका नाम था हाडा सूरजमल। हाडा सूरजमल राणा सांगा का क्या लगेगा, साला लगेगा।
तो राणा सांगा ने उस हाडा सूरजमल से यह कहा कि मेरे पुत्र विक्रमादित्य एवं उदय सिंह अभी छोटे हैं, तुम इनके मामा हो, तो रणथंबोर का दुर्ग तो मैं इनको देता हूं, लेकिन इनकी जो देख रेख है, इनकी जो देखभाल है, उसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। आपको मेरे पुत्रों का विक्रमादित्य एवं उदय सिंह का ख्याल रखना होगा, मैं आपको इनका संरक्षक नियुक्त कर रहा हूं। तो देखिए लिखिए, एवं कर्मावती के भाई सूरजमल हाडा को विक्रमादित्य एवं उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य एवं उदय सिंह हाडी रानी कर्मावती एवं सांगा के पुत्र थे। जबकि जो राणा सांगा के वास्तविक उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? भोजराज थे। भोजराज किसके पुत्र थे? भोजराज रायमल सोलंकी की पुत्री कुंवरबाई के पुत्र थे। देखिए, महाराणा सांगा के वास्तविक उत्तराधिकारी भोजराज थे, परंतु खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अब मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? रतन सिंह बना। तो देखिए लिखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले शासक रतन सिंह बने, जबकि रतन सिंह राणा सांगा की दूसरी पत्नी जोधपुर की धनबाई के पुत्र थे। राणा रतन सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है? सन 1528 ईस्वी से लेकर के सन 1531 ईस्वी तक। तो देखिए रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक का है? सन 1528 ईस्वी से सन 1531 ईस्वी तक। लेकिन देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो इनकी हाडी रानी कर्मावती थी, हाडी रानी कर्मावती एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्त्री थी। ये क्या चाहती थी कि कैसे भी करके इस रतन सिंह को, जो कि राणा सांगा के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे, इस रतन सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी से हटाना चाहती थी और अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। इसके लिए हाडी कर्मावती ने क्या किया? हाडी रानी कर्मावती ने क्या किया कि बाबर के पास अपने एक दूत अशोक को भेजा और बाबर से यह कहलवाया कि आप हमारी सहायता कीजिए, मेरे पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना दीजिए, रतन सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी से हटा दीजिए, बदले में मैं आपको जो हमारा रणथंबोर दुर्ग है, जो कि राणा सांगा अपनी मृत्यु से पहले हमें स्थायी रूप से देकर के गए थे, वो मैं आपको दे दूंगी, अर्थात बाबर को दे दूंगी। तो इस प्रकार के षड्यंत्र किसने किए? हाडी रानी कर्मावती ने किए। तो देखिए लिखिए, परंतु हाडी रानी कर्मावती मेवाड़ का शासक अपने पुत्र विक्रमादित्य को बनाना चाहती थी, इसीलिए कर्मावती ने अपने भाई सूरजमल के साथ मिलकर अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए अपने किस सरदार को बाबर के पास भेजा था? अशोक नामक सरदार को। देखिए, अशोक नामक सरदार के माध्यम से बाबर की सहायता लेनी चाहिए। देखिए, हमें इमोशनल करके ये लोग कितने प्रैक्टिकल हैं। मतलब हाडी रानी कर्मावती ने उस बाबर की सहायता लेनी चाहिए जिस बाबर की वजह से महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब हाडी रानी कर्मावती ने इस अशोक को बाबर के पास भेजा तो बाबर ने हाडी रानी कर्मावती से यह पूछा कि अगर मैं आपकी सहायता करता हूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाडी रानी कर्मावती ने बाबर से यह कहा कि जो रणथंबोर का दुर्ग है, राणा सांगा हमें स्थायी रूप से देकर के गए थे, स्थायी तौर पे हमें देकर के गए थे, अगर आप मेरे पुत्र विक्रमादित्य को चित्तौड़ का मेवाड़ का शासक बना देते हैं तो ये रणथंबोर का दुर्ग मैं आपको उपहार में देती हूं। ऐसा कहा जाता है कि बाबर रणथंबोर के दुर्ग को लेने के बदले में हाडी रानी कर्मावती और विक्रमादित्य की सहायता करने हेतु तैयार हो गया था, लेकिन सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, जब ये सहायता कर पाता उससे पहले ही बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसीलिए बाबर की सहायता किसको नहीं मिल पाई? हाडी रानी कर्मावती को नहीं मिल पाई। लेकिन हाडी रानी कर्मावती ने क्या किया? जो इनका भाई था हाडा सूरजमल के साथ मिलकर के रतन सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रही और अंततः क्या हुआ कि रतन सिंह को भी इस बात का पता चल चुका था कि हाडा सूरजमल और हाडी रानी कर्मावती मुझे मेवाड़ की राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। इसीलिए रतन सिंह इस हाडा सूरजमल, जो कि कर्मावती के भाई थे, इनकी हत्या करना चाहता था। और बूंदी के पास में एक तीर्थ आता है गोकर्ण तीर्थ। गोकर्ण तीर्थ के पास में एक बार रतन सिंह ने हाडा सूरजमल को बुलाया। क्यों बुलाया? शिकार खेलने के लिए। इन्होंने कहा कि हे मामा श्री, आप आइए, आज हम दोनों शिकार खेलने चलेंगे। और गोकर्ण तीर्थ के निकट ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह और हाडा सूरजमल दोनों लड़ते हुए वहीं की वहीं मारे गए, दोनों ही मारे गए। तो देखिए लिखिए, रतन सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और अंततः सन 1531 ईस्वी में सूरजमल एवं रतन सिंह शिकार खेलने के बहाने गोकर्ण तीर के निकट आपस में युद्ध करते हुए मारे गए। तो इस प्रकार से राणा रतन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना कि रतन सिंह की मृत्यु किसके साथ लड़ते हुए हुई है? हाडी रानी कर्मावती के जो भाई थे हाडा सूरजमल के साथ लड़ते हुए रतन सिंह की मृत्यु हुई थी गोकर्ण तीर्थ के निकट। अब देखिए, जब रतन सिंह की मृत्यु हो चुकी है तो अब विक्रमादित्य के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मेवाड़ का राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि उदय सिंह तो छोटे हैं, बड़े कौन है? विक्रमादित्य। तो अब मेवाड़ के जो अगले शासक बनेंगे वे कौन बनेंगे? महाराणा विक्रमादित्य। तो चलिए एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए अब देखिए, महाराणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के अगले शासक कौन बने? महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1531 ईस्वी से लेकर के सन 1536 ईस्वी तक। इनका शासनकाल हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकार मेवाड़ के गुहिल राजवंश का सबसे निकम्मा राजा किसको मानते हैं? इसी विक्रमादित्य को मानते हैं। अब देखिए, कालांतर में सन 1536 ईस्वी में इस विक्रमादित्य की हत्या कौन करेगा? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर। इसीलिए विक्रमादित्य और बनवीर को हम साथ साथ पढ़ेंगे। बनवीर का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद से, अर्थात सन 1536 ईस्वी से लेकर के सन 1537 ईस्वी तक। तो देखिए, लिखिए, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर। बनवीर का शासनकाल जो बड़े बड़े इतिहासकार मानते हैं टेक्निकली 1536 से लेकर के 1537 एक साल, लेकिन वास्तव में जो बनवीर का शासनकाल था वो कितने साल का था? 4 साल का, 1536 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। अब देखिए, विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बन चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने तो इनकी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए इनके निर्णयों में परिपक्वता की कमी थी। तो देखिए, लिखिए, विक्रमादित्य कम उम्र में शासक बना दिया गया था, इसीलिए इसकी सोच समझ एवं निर्णयों में परिपक्वता की कमी थी। बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं कि चूंकि राणा विक्रमादित्य बहुत कम उम्र में मेवाड़ का शासक बना था और उसी उम्र में राणा विक्रमादित्य को मेवाड़ के महाराणा की समस्त शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिए महाराणा विक्रमादित्य अपने आप को शक्तिमान समझता था और मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सामंत थे, उनकी बेइज्जती वो किया करता था। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि ये विक्रमादित्य एक अय्यास एवं छिछोरे किस्म का व्यक्ति था और इसका सबसे बड़ा जो शौक था वो क्या था? पहलवानों की लड़ाई देखना विक्रमादित्य का शौक था और सारा दिन कुछ भी काम नहीं करता था, सारा दिन पहलवानों की लड़ाई ये देखा करता था। तो देखिए, लिखिए, साथ ही मेवाड़ के शासक की शक्तियां मिल जाने के कारण यह छिछोरा, अय्यास एवं पहलवानों का खेल देखने वाला एक बालक बन के रह गया था। ये जो शब्द मैंने उपयोग किए हैं छिछोरा और अय्यास, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किए हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने महाराणा विक्रमादित्य के लिए इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है। उनमें से मैं आपको नाम बता दूं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। उन्हीं की पुस्तकों में से मैंने ये चीज ली है, मैंने अपनी तरफ से इनको ये नहीं बोला है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझना। अब देखिए, जब ये सामंतों की मजाक उड़ाया करता था राणा विक्रमादित्य, तो मेवाड़ के जितने भी सम्माननीय सामंत थे, सरदार थे, उन्होंने क्या किया? मेवाड़ के राजदरबार को छोड़ दिया और मेवाड़ के राजदरबार को छोड़ करके अपने अपने ठिकानों पे जाकर के रहने लग गए। तो देखिए, लिखिए, इसलिए मेवाड़ के सामंत विक्रमादित्य से अप्रसन्न थे एवं राजदरबार को छोड़कर अपने अपने ठिकानों एवं जागीरों पर चले गए। ये जो महाराणा विक्रमादित्य था, इसकी अयोग्यता के चर्चे आसपास के जो राज्य थे, मेवाड़ के जो पड़ोसी राज्य थे, उनमें भी होने लगे थे। और जो मेवाड़ का पड़ोसी राज्य था गुजरात, गुजरात का जो इस समय शासक था वो कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को जब इस बात का पता चला कि जो मेवाड़ का शासक है विक्रमादित्य बिल्कुल ही अयोग्य है, तो बहादुर शाह ने क्या किया? सन 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो ये जो महाराणा विक्रमादित्य था ये तो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम था ही नहीं, लेकिन जो इनकी माता थी हाडी रानी कर्मावती, हाडी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से एक संधि करी। हाडी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से ये कहा कि आप हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण मत करिए, बदले में आपको कुछ रुपए पैसे चाहिए तो हम आपको रुपए पैसे दे सकते हैं। तब बहादुर शाह ने यह कहा कि अगर आप मुझे रणथंबोर का दुर्ग दे देंगे तो मैं चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि हाडी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण को टालने के लिए क्या किया? रणथंबोर का दुर्ग बहादुर शाह को सौंप दिया। तो देखिए, लिखिए, विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके बदले में क्या हुआ? हाडी रानी कर्मावती को रणथंबोर का दुर्ग किसे देना पड़ा? बहादुर शाह को देना पड़ा। देखिए, इसीलिए हाडी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर का दुर्ग देकर मेवाड़ की रक्षा करनी पड़ी। लेकिन देखो, यहाँ पे ध्यान देना, सन 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह का मेवाड़ पर यह प्रथम आक्रमण था। विक्रमादित्य के शासन काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह के 2 आक्रमण होते हैं मेवाड़ पर। पहला आक्रमण कब हुआ था? सन 1533 ईस्वी में, जिसमें हाडी रानी कर्मावती ने क्या किया? रणथंबोर का दुर्ग देकर के बहादुर शाह के आक्रमण को कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन 1533 ईस्वी के 1 साल बाद में क्या हुआ कि जो मेवाड़ के अप्रसन्न सामंत थे,
इनमें से कुछ सामंतों ने बहादुर शाह को फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लीजिए, चित्तौड़ पर अधिकार कर लीजिए। इसीलिए सन 1533 ईस्वी के एक वर्ष बाद में ही सन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़ पर एक आक्रमण कर दिया। तो देखिए लिखिए, परंतु एक साल बाद ही सन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर फिर से आक्रमण कर दिया। इसीलिए क्या हुआ था, तो देखिए जब सन 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण के कारण हाडी रानी कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग किसको दिया था, गुजरात के शासक बहादुर शाह को दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ अथवा चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था बहादुर शाह का, बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था। आप देखिए रणथंभौर के दुर्ग पर तो बहादुर शाह का पहले से अधिकार हो चुका है, अब अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी बहादुर शाह का अधिकार हो गया तो मेवाड़ के शासकों के पास फिर बचा ही क्या। इसीलिए हाडी रानी कर्मावती अब ये समझ चुकी थी कि बहादुर शाह से युद्ध के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। हाडी रानी कर्मावती ने क्या किया कि जो मुगल शासक था उस समय हुमायूं को राखी भेजी, और राखी भेज करके हुमायूं को अपनी सहायता करने हेतु चित्तौड़ आमंत्रित किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने किसी कारणवश समय पर अपनी सहायता हाडी रानी कर्मावती को नहीं पहुंचाई। तो देखिए लिखिए एक बार, कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह से चित्तौड़ की रक्षा का आह्वान भेजा, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता न कर सका। हुमायूं ने समय पर सहायता क्यों नहीं करी, तो देखिए इसको लेकर के अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि इस समय हुमायूं मालवा में था, मालवा में एक दुर्ग आता है, उस दुर्ग को कहा जाता है कलिंजर का दुर्ग। हुमायूं कलिंजर के दुर्ग को जीतने में व्यस्त था, इसीलिए समय पर सहायता नहीं कर पाया। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि जब हाडी रानी कर्मावती ने हुमायूं को पत्र लिखा था अपनी सहायता करने के लिए, उस पत्र को मिलने के बाद में हुमायूं मालवा से अपनी सेनाएं लेकर के चित्तौड़ की ओर निकल पड़ा था। लेकिन जब इस बात का पता गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को चला, तो बहादुर शाह ने क्या किया, अपने एक दूत को भेजा, किसके पास, हुमायूं के पास, और यह कहलवाया कि हे बादशाह आप बड़े शक्तिशाली हैं, आप मुझे युद्ध में हरा ही नहीं सकते बल्कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जिहाद करने के लिए जा रहा हूं, और जिहाद की आज्ञा कौन देता है, स्वयं अल्लाह देता है। आप मेरे जिहाद के रास्ते में रोड़ा मत बनिए, अल्लाह के कार्यों में आप बाधा मत बनिए, नहीं तो आप मरने के बाद में अल्लाह को किस प्रकार से मुंह दिखाओगे। बहादुर शाह के दूत की ऐसी बातें सुनने के बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ये कहते हैं कि हुमायूं अपने सेनाओं के साथ वहीं की वहीं रुक गया, और चित्तौड़ का जो युद्ध होगा उस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा वो वहीं करने लगा। इसीलिए इसने समय पर हाडी रानी कर्मावती की सहायता नहीं करी। अब देखिए हुमायूं समय पर सहायता कर नहीं रहा है, इसके बाद में हाडी रानी कर्मावती ने क्या किया कि जो विक्रमादित्य से अप्रसन्न सामंत और सरदार थे, जो कि इससे अप्रसन्न होकर के अपने अपने ठिकानों और जागीरों पर जाकर रहने लगे थे, उनको हाडी रानी कर्मावती ने पत्र लिख करके चित्तौड़ आमंत्रित किया, और चित्तौड़ आमंत्रित करने के बाद में बहादुर शाह से युद्ध की योजना बनाई गई। सबसे पहला कार्य क्या किया हाडी रानी कर्मावती ने, अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को अपने पीहर बूंदी में अपने पिता हाडा नर्बद के पास भेज दिया ताकि वे वहां पर सुरक्षित रहें। तो देखिए लिखिए, इसीलिए हाडी रानी कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को अपने पीहर बूंदी में अपने पिता नर्बद के पास भेज दिया ताकि वे वहां सुरक्षित रहे। इसके बाद में हाडी रानी कर्मावती ने मेवाड़ के सभी सामंतों से युद्ध को लेकर के चर्चा करी, और मेवाड़ के सामंतों ने यह कहा कि बहादुर शाह की जो सेना है काफी विशाल सेना है, काफी बड़ी सेना है, बहादुर शाह से हमारी सेना युद्ध नहीं जीत पाएगी। तब हाडी रानी कर्मावती ने जौहर करने का निश्चय किया, और वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में एक ठिकाना होता था उस समय मेवाड़ का, उस ठिकाने को कहा जाता है देवलिया। देवलिया के जो उस समय जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, उनका नाम था बाघ सिंह। हाडी रानी कर्मावती ने बाघ सिंह को अपने पास बुलाया, और चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व उन्होंने ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया, और स्वयं विक्रमादित्य की पत्नी जिनका नाम था जवाहर बाई के साथ एवं 1300 स्त्रियों के साथ हाडी रानी कर्मावती ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। तो देखिए लिखिए, हाडी रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई एवं 1300 वीरांगनाओं के साथ जौहर की अग्नि में प्रवेश कर लिया। किसने, हाडी रानी कर्मावती ने। मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थी इस जौहर का,
हाडी रानी कर्मावती थी, और दूसरी जो मुख्य नाम आपको ध्यान रखना है वो विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई का नाम आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्यतः है हाडी रानी कर्मावती ने इसका नेतृत्व किया था, इस जौहर का। अब देखिए, जब हाडी रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया, उसके बाद में राजपूत वीरों ने क्या किया, जो इनका नेता था कौन था, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह। ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने क्या किया था, केसरिया किया था। और हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी भी केसरिया एवं जौहर एक साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साका कहा जाता है। इस युद्ध में बहादुर शाह के आक्रमण के समय महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका गठित हुआ था। और कब गठित हुआ था, सन 1535 ईस्वी में। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध में ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों ने केसरिया किया। इस प्रकार गुजरात सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा सन 1535 ईस्वी में गठित हुआ था। और अभी मेवाड़ पर शासन किसका है, महाराणा विक्रमादित्य का। इसीलिए इस जौहर को, इस शाखे को किसके शासनकाल के अंतर्गत माना जाएगा, महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल के अंतर्गत माना जाएगा। और ये कौन सा शाखा है चित्तौड़ का, दूसरा शाखा है। जबकि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, रावल रतन सिंह एवं महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में। कब हुआ था, 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में। किसके विरुद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। तो देखिए लिखिए, चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह और पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में किया था। यहाँ पर आप एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये जो शाखा हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, देखिए आक्रमण तो कब कर रहा है बहादुर शाह, सन 1534 ईस्वी में कर रहा है। लेकिन जौहर कब हो रहा है, सन 1535 ईस्वी में हो रहा है। ऐसा क्यों, तो देखिए राजा महाराजाओं के समय क्या होता था कि जो दुर्ग होते थे, दुर्गों का घेरा डालने में काफी समय निकल जाता था। तो हो सकता है बहादुर शाह ने सन 1534 ईस्वी के आखिर में चित्तौड़ पर आक्रमण किया हो, लेकिन जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था, सन 1535 ईस्वी में हुआ था। वीर विनोद में इस साके की जो तारीख मिलती है वो मिलती है 9 मार्च सन 1535 ईस्वी। जबकि अकबरनामा में जो द्वितीय साके की तारीख मिलती है वो मिलती है 8 मार्च सन 1535 ईस्वी। एक दिन का फर्क है दोनों में। देखिए वीर विनोद के अनुसार साका 9 मार्च सन 1535 ईस्वी में हुआ था एवं अकबरनामा के अनुसार 8 मार्च सन 1535 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण की शुरुआत कब हुई थी, सन 1534 ईस्वी में। लेकिन युद्ध कब हो रहा है, सन 1535 ईस्वी में। इसका भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, गुजरात सुल्तान बहादुर शाह का। लेकिन कुछ समय के बाद बहादुर शाह को यह समाचार मिलता है कि दिल्ली का बादशाह हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इसीलिए बहादुर शाह क्या करता है कि अपनी ज्यादातर सेना को लेकर के कहां चला जाता है, गुजरात, अपने गृह राज्य चला जाता है। इस प्रकार से हुमायूं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से मेवाड़ का या चित्तौड़ का जो फिर से शासक बनता है वो कौन बनता है, हाडी रानी कर्मावती का बड़ा पुत्र विक्रमादित्य। तो देखिए लिखिए, कुछ समय बाद हुमायूं के आने की खबर सुनकर बहादुर शाह चित्तौड़ से गुजरात चला गया, क्योंकि बहादुर शाह को डर था कि मौका पाकर हुमायूं गुजरात पर आक्रमण ना कर दे। हुमायूं की सहायता से विक्रमादित्य पुनः मेवाड़ का शासक बना। देखिए क्लियर तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हुमायूं ने इसको गद्दी पर बैठाया था या नहीं बैठाया था, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता इसको हम कह सकते हैं भाई, हुमायूं की वजह से ही विक्रमादित्य को मेवाड़ की राजगद्दी पुनः प्राप्त हुई थी। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड ने विक्रमादित्य के बारे में क्या कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने विक्रमादित्य को लेकर के ये कहा है कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि विक्रमादित्य मेवाड़ के कुल में पैदा ही नहीं हुआ होता। तो देखिए लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने विक्रमादित्य के बारे में कहा है कि क्या ये अच्छा होता कि अगर विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा ही ना हुआ होता। अब देखिए हुमायूं की सहायता से भले ही विक्रमादित्य पुनः मेवाड़ का शासक बन गया, लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य बिल्कुल एक अयोग्य शासक था, इसके शासन काल में जो शासन संबंधी निर्णय लिया करते थे वो कौन लिया करते थे, इनकी माता हाडी रानी कर्मावती। लेकिन हमने क्या देखा है कि हाडी रानी कर्मावती ने भी जौहर कर लिया है और अब विक्रमादित्य बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अयोग्य तो यह है ही, इसकी इसी अयोग्यता का लाभ उठा करके सन 1535-36 के आसपास उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर इस विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और स्वयं मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो देखिए लिखिए, हाडी रानी कर्मावती के जौहर कर लेने के बाद विक्रमादित्य अकेला पड़ गया। उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर सन 1535 ईस्वी में ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने
विक्रमादित्य की हत्या कर दी एवं स्वयं मेवाड़ का शासक बन गया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज कौन था? महाराणा सांगा का बड़ा भाई था, जिसने कि बचपन में ज्योतिषी की बात सुनकर के, ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर के महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। उसी उड़ना पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर के दुर्ग गढ़ बीठली का नाम बदल करके क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। तारा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी थी, मुख्य रानी थी। लेकिन ये जो बनवीर है, ये बनवीर उस तारा का पुत्र नहीं था, बल्कि उड़ना राजकुमार की एक दासी थी। उस दासी का नाम था पूतलदे। पूतलदे का पुत्र कौन था? बनवीर था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और पूतलदे से कौन उत्पन्न हुआ था? बनवीर उत्पन्न हुआ था। तो देखिए लिखिए, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी एवं बनवीर की माता का नाम क्या था? पूतलदे था। बहुत से लोगों को तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी और बनवीर की माता का नाम आज पहली बार पता चला होगा कि इनकी माता का नाम क्या था? पूतलदे था। अब देखिए महाराणा सांगा के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो बनवीर था, इसके जो शौक थे बड़े खराब थे, इसीलिए महाराणा सांगा ने क्या किया था? बनवीर को मेवाड़ राज्य से बाहर निकाल दिया था और बनवीर भाग करके कहाँ चला गया था? गुजरात के शासक के पास। गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह। तो देखिए लिखिए, राणा सांगा ने बनवीर को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए राणा सांगा के समय बनवीर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के शरण में चला गया था। और ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फर शाह ने बनवीर को वागड़ में कोई जागीर प्रदान की थी इसके खर्चे के लिए। तो देखिए लिखिए, मुजफ्फर शाह ने बनवीर को वागड़ में कोई जागीर प्रदान की होगी। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, इनके पुत्र अयोग्य थे, छोटे भी थे, तो मौके का फायदा उठाने के लिए बनवीर पुनः मेवाड़ आता है, पुनः चित्तौड़ आता है और विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना? बनवीर। तो लिखिए, बनवीर का जो शासनकाल माना जाता है, बड़े बड़े इतिहासकार टेक्निकली तौर पर बनवीर का शासनकाल 1 साल का मानते हैं, सन 1536 से लेकर के सन 1537 ईस्वी। लेकिन वास्तव में जो बनवीर का शासनकाल रहा वो रहा सन 1536 ईस्वी से लेकर के सन 1540 ईस्वी तक, लगभग 4 साल। ये जो कन्फ्यूजन है, जब हम महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर जाकर के ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा कि इतिहासकार टेक्निकली इसका 1 साल का शासनकाल क्यों मानते हैं, जबकि वास्तव में इसका शासनकाल कितने साल का था? 4 साल का था। अब देखिए, बनवीर कौन था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी पूतलदे का पुत्र था। तो लिखिए, बनवीर राणा सांगा के बड़े भाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी पत्नी से उत्पन्न दासी पुत्र था। 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से मेवाड़ का शासक बना था। बनवीर के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, इन 4 सालों में बनवीर ने चित्तौड़ में कुछ महलों का निर्माण करवाया था। उन महलों को कहा जाता है नौल का महल या नौकोटा महल। तो आप इस पर विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना। बनवीर ने चित्तौड़ में 9 कोठा या 9 लखा महलों का निर्माण करवाया था। अब देखिए, जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करी तो बनवीर को इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि विक्रमादित्य के एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है उदय सिंह। जब तक मैं उदय सिंह की हत्या नहीं करूंगा तब तक क्या होगा कि मेवाड़ के जो भी सामंत हैं उदय सिंह को मेवाड़ का अगला राजा बनाने के लिए मेरे विरोध में षड्यंत्र करते रहेंगे। इसीलिए बनवीर उदय सिंह की हत्या भी करना चाहता था। जब विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में बनवीर उदय सिंह के कमरे में पहुंचा तो उदय सिंह की जो धाय माँ थी, पन्ना धाय से बनवीर ने यह पूछा कि उदय सिंह कहां पर है। तो ऐसा कहा जाता है कि पन्ना धाय ने उदय सिंह की ओर इशारा ना करके अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया था कि उदय सिंह वहां पर सो रहा है, और बनवीर ने उदय सिंह के धोखे में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या कर दी थी। चंदन की हत्या होने के बाद पन्ना धाय ने क्या किया, एक किरतबारी के सहयोग से, बारी जाति के एक व्यक्ति के सहयोग से उदय सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ से बाहर निकाला और कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे उनका नाम था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने क्या किया, उदय सिंह का पालन पोषण किया और कुछ समय के बाद में कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। तो देखिए, लिखिए, पन्ना धाय का त्याग एवं बलिदान, पन्ना धाय की स्वामी भक्ति एवं त्याग। लिखिए, जब बनवीर विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह की हत्या करने जा रहा था तब उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। इस प्रकार पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करी। इसके बाद पन्ना धाय ने उदय सिंह को एक बारी जाति के व्यक्ति किरतवारी के सहयोग से
किरतवारी की सहायता से सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया, जहां पर कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे आशा देवपुरा ने उदय सिंह का पालन पोषण किया था। तो देखिए कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह को पाला था। ये जो बारी जाति का व्यक्ति होता है, किरतवारी जो होता है, ये क्या करता है, पत्तल चुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्तल चुनने वाला व्यक्ति था उसके टोकरे में पन्नाधार ने उदय सिंह को बैठा करके चित्तौड़ से बाहर निकाला था। तो ये बात भी हो गई है। देखिए कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह को पाला था। यहाँ पर आपको पन्नाधाय का सामान्य परिचय भी देखना है कि इनके माता पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो जो पन्नाधाय के पिता थे उनका नाम था हरचंद हाकला। हरचंद हाकला एक गुर्जर जाति के व्यक्ति थे और बूंदी के रहने वाले थे। देखिए पन्नाधाय बूंदी के गुर्जर जाति के हरचंद हाकला की पुत्री थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा अपनी पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास में हरचंद हाकला एवं पन्नाधाय की जो जाति बताते हैं वो बताते हैं खींची राजपूत। लेकिन जो ज्यादातर इतिहासकार है पन्नाधाय की जाति क्या मानते हैं, गुर्जर मानते हैं। अब देखिए पन्नाधाय का जन्म कहाँ पे हुआ था। पन्नाधाय के जो पिता थे बूंदी के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म, पन्नाधाय का जन्म बूंदी में नहीं हुआ था बल्कि चित्तौड़ में ही हुआ था। चित्तौड़ में गांव आता है, उस गांव को कहा जाता है माताजी की पांडोली। माताजी की पांडोली में किसका जन्म हुआ था, पन्नाधाय का जन्म हुआ था। देखिए पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के एक गांव माताजी की पांडोली में हुआ था। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पन्नाधाय का विवाह किसके साथ हुआ था। पन्नाधाय का विवाह चित्तौड़ के रहने वाले सूरजमल चौहान के साथ हुआ था। देखिए पन्नाधाय का विवाह चित्तौड़ के सूरजमल चौहान के साथ हुआ था। अब देखिए आपके सामने थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा, वो क्या है। हमने क्या पढ़ा है कि पन्नाधाय की जाति क्या थी, गुर्जर थी। लेकिन पन्नाधाय का जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, सूरजमल चौहान के साथ। पन्नाधाय का विवाह चौहान के साथ कैसे हुआ, चौहान तो राजपूत होते हैं। तो देखिए इसका कारण जो मुझे लगता है जहां तक क्या होना चाहिए कि हो सकता है गुर्जरों में भी चौहान नाम का कोई गोत्र होता होगा, इसका यही कारण रहना चाहिए। जबकि थोड़ा सा कंफ्यूजन में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने भी कर दिया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा पन्नाधाय की जाति क्या बताते हैं, खींची राजपूत बताते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको पन्नाधाय की जो जाति माननी है वो क्या माननी है, गुर्जर जाति माननी है। क्यों माननी है, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता था कि जो धाय माँ होती थी उसको क्या कहा जाता था, राजधात्री। राजधात्री बनने के लिए आपका गुर्जर जाति से होना आवश्यक होता था। ऐसा माना जाता था कि जो गुर्जर माताएं होती है, गुर्जर माताएं बच्चों का देखभाल अच्छे से कर पाती है, उनको ज्यादा उसमें नॉलेज होती है। तो इसीलिए संभव है कि जो पन्नाधाय की जाति थी वो क्या थी, संभव नहीं बल्कि कंफर्म है कि पन्नाधाय की जाति क्या थी, गुर्जर ही थी। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए बनवीर के शासनकाल में कुछ ज्यादा प्रमुख घटनाएं रही नहीं। ये एक दो घटनाएं, नौकोटा महल या नवलखा महलों का निर्माण बनवीर ने करवाया था, इसका आप ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। देखिए महाराणा उदय सिंह का जो शासनकाल माना जाता है टेक्निकली 1537 ईस्वी से लेकर के सन 1572 ईस्वी तक, जबकि जो वास्तविक शासनकाल इनका रहा वो रहा सन 1540 ईस्वी से लेकर के सन 1572 ईस्वी तक। देखिए लिखिए 1537 से 1572 एवं 1540 से 1572। ये कंफ्यूजन अब मैं आपका थोड़ी देर में दूर करने वाला हूं। अब देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा रिपीट करिए। बनवीर जब विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह की हत्या करने जा रहा था तब उदय सिंह की दाई मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की प्राण रक्षा करी थी। इसके बाद पन्नाधाय ने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था, जहां कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे आशा देवपुरा ने उदय सिंह का पालन पोषण किया था। और ऐसा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ऐसा कहते हैं कि पन्नाधाय ने जब उदय सिंह को चित्तौड़ से बाहर निकाला था तो एक किरतवारी की सहायता से बाहर निकाला था। तो देखिए लिखिए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पन्नाधाय ने एक किरतवारी की सहायता से उदय सिंह को चित्तौड़ से बाहर निकाला था एवं किरतवारी की सहायता से उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचाया गया था। जब उदय सिंह सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ के जो भी वफादार सामंत थे, उन वफादार सामंतों को उदय सिंह के जीवित होने का पता चला। तो एक एक करके मेवाड़ के वफादार सामंत कुंभलगढ़ पहुंचने लगे। और कठौरिया के एक जागीरदार थे, उनका नाम था रावत खान। रावत खान की अध्यक्षता में सन 1537 ईस्वी में मेवाड़ के सभी वफादार सामंतों ने मिलकर के कुंभलगढ़ दुर्ग में ही राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। तो देखिए लिखिए कठौरिया के जागीरदार रावत खान एवं मेवाड़ के अन्य वफादार सामंतों की अध्यक्षता में 1537 ईस्वी में सन 1537 ईस्वी में कहां पर, कुंभलगढ़ में ही, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। इसीलिए देखिए ये जो समस्याएं पे आपको दिख रही है ना
कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक है सन 1537 ईस्वी में कर दिया गया था, इसीलिए उदय सिंह का जो शासनकाल है सन 1537 ईस्वी से ही शुरू माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि सन 1537 ईस्वी में केवल और केवल उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। अभी तो उदय सिंह के पास इनकी राजधानी भी नहीं है। अभी जो मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़, चित्तौड़ पर किसका शासन है? बनवीर का। और बनवीर चित्तौड़ का शासक कब तक रहता है? सन 1540 ईस्वी तक। सन 1540 ईस्वी में उदय सिंह क्या करते हैं, अपनी सेना को लेकर के जाते हैं चित्तौड़ की ओर, और उदयपुर के पास में मावली नामक स्थान पर उदय सिंह एवं बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध में उदय सिंह बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर को हरा देते हैं और चित्तौड़ एवं संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो देखिए लिखिए, 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर को हराकर मेवाड़ के शासक बने या मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अब देखिए आपको इस समस्या का समाधान मिल चुका होगा कि अलग अलग इतिहासकार जो कि उदय सिंह के शासनकाल को अलग अलग मानते हैं, वे क्यों मानते हैं। 1537 से मानने वाले तो क्या कहते हैं, बट टेक्निकली तो जब राज्याभिषेक हो गया उसी दिन से शुरू मान लो। लेकिन कुछ क्या कहते हैं जो प्रैक्टिकल सोच रखते हैं कि नहीं, 1540 ईस्वी में इनका राजधानी पर अधिकार हुआ था, संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार हुआ था, इसीलिए उदय सिंह का जो शासनकाल है सन 1540 से माना जाना चाहिए। अब देखिए 1540 ईस्वी में जब उदय सिंह ने बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर को हरा करके संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया, अपनी राजधानी पर अधिकार किया, उसके बाद में सन 1540 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का फिर से एक बार राज्याभिषेक हुआ। उस राज्याभिषेक को क्या कहा जाता है? विधिवत राज्याभिषेक किया जाना। तो देखिए लिखिए, एवं 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में ही महाराणा उदय सिंह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था? मावली के युद्ध को जीतने के बाद में। अब देखिए इस प्रकार देखा जाए तो महाराणा उदय सिंह 1540 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे, जबकि सन 1537 ईस्वी में केवल और केवल उदय सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये इस समस्या का जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद में आपको एक बात का और ध्यान रखना है। ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये मावली का युद्ध हुआ था उदय सिंह एवं बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर के मध्य, इस युद्ध के बाद में बनवीर का क्या हुआ? वो मारा गया या मेवाड़ को छोड़ करके भाग गया? किसी को भी आज तक नहीं पता चल पाया इस बात का। तो देखिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मावली के युद्ध के बाद बनवीर मारा गया या भाग गया, इस पर सभी इतिहासकारों को क्या है? संशय है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार से जो उदय सिंह है मेवाड़ के अगले शासक बन चुके हैं, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए महाराणा उदय सिंह के इतिहास में आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, तो ऐसा कहा जाता है कि राणा उदय सिंह एवं जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य पहले मित्रता थी, लेकिन समय बीतने पर किसी कारणवश राव मालदेव एवं राणा उदय सिंह के मध्य शत्रुता हो गई। तो देखिए लिखिए, अब जानते हैं उन कारणों के बारे में कि राव मालदेव एवं राणा उदय सिंह के मध्य शत्रुता के क्या क्या कारण थे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि जब राणा उदय सिंह ने 1540 ईस्वी के मावली के युद्ध में बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह तंवर को हराया था, तो इस युद्ध में उदय सिंह की सहायता करने के लिए राव मालदेव ने अपनी सेना या अपने सेनापतियों को भेजा था, जिसके बदले में उदय सिंह ने क्या किया था? राव मालदेव को एक बसंत राय नाम का हाथी एवं 4 लाख फिरोजे उपहार में दिए थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते। लेकिन एक बार पहले आप लिखिए, देखिए ऐसा भी माना जाता है कि मावली के युद्ध में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने उदय सिंह का सहयोग किया था, जिसके बदले उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय नाम का हाथी एवं 4 लाख फिरोजे उपहार में दिए थे। परंतु इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि राणा उदय सिंह को मावली के युद्ध में मारवाड़ की ओर से, राव मालदेव की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ सहायता तो जरूर मिली थी। अब देखिए उदय सिंह ने 2 विवाह किए थे, इनमें से एक विवाह के कारण ही राव मालदेव एवं उदय सिंह के मध्य शत्रुता पनपी थी। तो देखिए जो पहला विवाह उदय सिंह ने किया था वो किसके साथ किया था? पाली के एक सामंत थे, उनका नाम था अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा के एक पुत्री थी, उनका नाम था जयवंताबाई। एक विवाह तो राणा उदय सिंह ने किसके साथ किया था? जयवंताबाई के साथ किया था। तो देखिए उदय सिंह ने पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई एवं दूसरा विवाह किसके साथ किया था? उदय सिंह ने खरवा ठाकुर जैत सिंह की पुत्री के साथ। खरवा ठाकुर कौन थे? खरवा ठाकुर झाला सज्जा के पुत्र थे। जैत सिंह की पुत्री का नाम था झाली। झाली के साथ इन्होंने विवाह किया था। तो देखिए लिखिए, झाला सज्जा के पुत्र खैरवा ठाकुर झाला जैत सिंह की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया था।
खैरवा ठाकुर झाला जैत सिंह की पुत्री से विवाह के कारण ही राव मालदेव एवं उदय सिंह के मध्य शत्रुता पनपी थी। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो आगे तक कंफ्यूज रहोगे। झाला जैत सिंह कौन थे? झाला सज्जा के पुत्र। झाला सज्जा कौन थे? तो देखिए पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा जब तीर लगने के कारण घायल होकर के मूर्छित हो गए थे, तो उनके राजकीय चिन्ह धारण करके उनके हाथी पर बैठ करके युद्ध किसने किया था? झाला अज्जा ने। झाला अज्जा कौन थे? सादड़ी के जागीरदार। झाला सज्जा उन्हीं झाला अज्जा के भाई थे, और ये कहां के जागीरदार थे? झाला सज्जा गोगुंदा के जागीरदार थे। मैंने पिछली क्लास में ये सब चीजें देखी है। देखिए राणा सांगा की मृत्यु के बाद में क्या हुआ था? झाला सज्जा ने मेवाड़ को छोड़ दिया, गोगुंदा की जागीर छोड़ करके ये कहां चले गए थे? मारवाड़ चले गए थे, राव मालदेव की शरण में। तो देखिए लिखिए, गोगुंदा के जागीरदार झाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह किसी कारणवश मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ की शरण में चले गए थे। जब झाला जैत सिंह मेवाड़ अथवा गोगुंदा को छोड़ करके मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की शरण में गए, राव मालदेव राठौड़ की शरण में गए, तो मालदेव राठौड़ ने क्या किया? झाला जैत सिंह के खर्चे के लिए इनको वहां पर एक जागीर प्रदान कर दी। उस जागीर को कहा जाता है खैरवा की जागीर। खैरवा की जागीर किसने किसको प्रदान करी? जोधपुर के शासक राव मालदेव राठौड़ ने झाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह को। इसके बदले में राव जैत सिंह ने, झाला जैत सिंह ने क्या किया? झाला जैत सिंह की दो पुत्रियां थी। इनकी बड़ी पुत्री का नाम था स्वरूप देवी। अपनी बड़ी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह जोधपुर के शासक राव मालदेव राठौड़ के साथ कर दिया। तो देखिए लिखिए, तब राव मालदेव ने झाला जैत सिंह को खैरवा का जागीरदार बना दिया। इसीलिए जैत सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह राव मालदेव के साथ कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में राव मालदेव को यह पता चला कि जो जैत सिंह की दूसरी पुत्री है, छोटी पुत्री है, स्वरूप देवी की जो छोटी बहन है, वो उनसे भी ज्यादा सुंदर है, स्वरूप देवी से भी बहुत अधिक सुंदर है। इसीलिए राव मालदेव ने जैत सिंह से अपने ससुर से यह कहा कि मुझे आपकी दूसरी पुत्री से भी विवाह करना है। तब जैत सिंह ने राव मालदेव को यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अपनी छोटी पुत्री को अपनी बड़ी पुत्री की सौत नहीं बना सकता। तब राव मालदेव अति क्रोधित हो गए और उन्होंने झाला जैत सिंह को यह धमकी दी कि या तो आप मेरा विधि पूर्वक विवाह कर दीजिए, नहीं तो मैं आपकी छोटी पुत्री को बलपूर्वक उठा करके ले जाऊंगा। तो देखिए लिखिए, परंतु झाला जैत सिंह की दूसरी पुत्री अत्यधिक सुंदर थी, इसीलिए राव मालदेव जैत सिंह की दूसरी पुत्री से भी विवाह करना चाहते थे। परंतु झाला जैत सिंह अपनी छोटी पुत्री का विवाह राव मालदेव के साथ नहीं करना चाहते। उन्होंने क्या कह करके मना किया था कि मैं अपनी छोटी पुत्री को अपनी बड़ी पुत्री की सौतन नहीं बनाना चाहता। इसीलिए झाला जैत सिंह ने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को एक पत्र लिखा, और पत्र में यह लिखा कि मैं अपनी छोटी पुत्री झाली का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। और झाला जैत सिंह अपनी छोटी पुत्री झाली का विवाह किसके साथ कर देते हैं? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ। जब राव मालदेव को इस विवाह का पता चलता है तो राव मालदेव क्रोधित होकर के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है, और तभी से राव मालदेव एवं राणा उदय सिंह के मध्य शत्रुता हो जाती है। तो देखिए लिखिए, जैत सिंह ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह मालदेव से ना करके मेवाड़ के शासक उदय सिंह के साथ कर दिया। इसीलिए उदय सिंह एवं मालदेव के रिश्तों में खटास पड़ गई, और मालदेव ने क्या किया था? क्रोधित होकर के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। इसीलिए मालदेव ने क्रुद्ध होकर कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, परंतु मालदेव को इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। तब से ही राव मालदेव महाराणा उदय सिंह से इस अपमान का बदला लेने के लिए मौका तलाशते रहे और युद्ध का इंतजार करते रहे। और कालांतर में क्या होता है? उदय सिंह का एक युद्ध होता है अलवर एवं अजमेर के एक शासक के साथ, उसका नाम होता है हाजी खां पठान। हाजी खां पठान एवं उदय सिंह के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध में राव मालदेव किसकी सहायता करते हैं? हाजी खां पठान की सहायता करते हैं, और उस युद्ध को क्या कहा जाता है? हरमाड़ा का युद्ध। तो देखिए लिखिए, तब से ही मालदेव उदय सिंह से युद्ध का मौका तलाशते रहे, और कालांतर में राव मालदेव ने हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां पठान की सहायता करके उदय सिंह को हराया था। हरमाड़ा के युद्ध के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह की दो पत्नियां थी। इनकी एक पत्नी का नाम था पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई, और दूसरी पत्नी का नाम था जैत सिंह की पुत्री झाली। महाराणा प्रताप की माता कौन थी? महाराणा प्रताप की माता थी अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना कि जब राणा उदय सिंह ने झाला जैत सिंह की पुत्री झाली से विवाह किया था, तो इस विवाह के अवसर पर क्या था कि जो राव मालदेव की पत्नी थी स्वरूप देवी, झाला जैत सिंह की जो बड़ी पुत्री थी स्वरूप देवी ने अपनी छोटी बहन के विवाह के लिए एक उपहार भिजवाया था।
तो स्वरूप देवी ने क्या किया, उस उपहार में, ऐसा कहा जाता है उपहार के डिब्बे में गहने थे, लेकिन गलती से दूसरा डिब्बा उठा करके दे दिया, और उस डिब्बे में क्या था, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति थी। जब उदय सिंह के पास वो उपहार पहुंचा तो उदय सिंह ने उस डिब्बे को खोल करके देखा, और उस डिब्बे में से क्या निकला, नागणेची माता की मूर्ति निकली। उदय सिंह ने उस नागणेची माता की अच्छे से पूजा करी, और तब से ही नागणेची माता को साल में 2 बार पूजने का रिवाज चला आ रहा है। तो देखिए लिखिए, उदय सिंह द्वारा झाला जैत सिंह की पुत्री से विवाह के समय जैत सिंह की बड़ी पुत्री एवं मालदेव की पत्नी स्वरूप देवी द्वारा गलती से राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति उदय सिंह को उपहार में दे दी गई। तब से ही नागणेची माता को साल में 2 बार पूजने की परंपरा चली आ रही है। कब कब पूजते हैं, माघ शुक्ल सप्तमी एवं भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम हरमाड़ा के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हरमाड़ा के युद्ध की। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था, सन 1557 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, वर्तमान अजमेर में। तो देखिए लिखिए, हरमाड़ा का युद्ध कहां पर हुआ था, अजमेर जिले में। कब हुआ था, सन 1557 ईस्वी में। सन 1557 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था, तो देखिए मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह एवं एक पहले अलवर का जो शासक होता है हाजी खान पठान, जो कि बाद में अजमेर का शासक बन जाता है, हाजी खान पठान एवं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मध्य ही हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। तो देखिए लिखिए, यह युद्ध उदय सिंह एवं अजमेर के हाजी खान पठान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, जोधपुर अथवा मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ ने इस हाजी खान पठान की सहायता की थी। किसके विरुद्ध, उदय सिंह के विरुद्ध। राव मालदेव राठौड़ ने हाजी खान पठान की सहायता क्यों की थी, तो देखिए राव मालदेव राठौड़ उदय सिंह पर क्रोधित थे। क्यों, क्योंकि उदय सिंह ने मालदेव की इच्छा के विरुद्ध झाला जैत सिंह की पुत्री झाली से विवाह कर लिया था। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ ने हाजी खान पठान का साथ दिया था, क्योंकि खैरवा ठाकुर जैत सिंह की पुत्री से विवाह को लेकर राव मालदेव उदय सिंह पर क्रोधित थे। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि राव मालदेव राठौड़ और हाजी खान पठान की संयुक्त सेनाओं ने इस हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को परास्त कर दिया था। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव एवं अजमेर के शासक हाजी खान पठान की संयुक्त सेनाओं ने उदय सिंह को हराया था। अब देखिए वास्तव में ये हाजी खान पठान था कौन, तो देखिए हाजी खान पठान शेरशाह सूरी का सेनापति था और अलवर मेवात का शासक था। देखिए लिखिए, हाजी खान पठान शेरशाह सूरी का सेनापति था एवं अलवर मेवात का शासक था। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। फिर से हुमायूं अगला मुगल शासक बना, और हुमायूं के मरने के बाद में जो अगला मुगल शासक बना वो कौन बना, अकबर। अकबर क्या चाहता था, अलवर मेवात पर अधिकार करना चाहता था, हाजी खान पठान को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने क्या किया, अलवर मेवात पर अपनी सेनाएं भेजी हाजी खान पठान के विरुद्ध। लेकिन हाजी खान पठान ने क्या किया, अकबर की सेनाओं को देख करके मेवात से भाग निकला, अलवर से भाग निकला, और वहां से भाग करके आ गया अजमेर, और अजमेर पर इसने आकर के अधिकार कर लिया। तो देखिए लिखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, इसीलिए अकबर ने अपनी सेनाएं हाजी खान पठान के विरुद्ध मेवात भेजी। लेकिन हाजी खान पठान वहां से भाग करके कहां पर आ जाता है, अजमेर आ जाता है। देखिए लिखिए, अकबर की सेनाओं को देखकर हाजी खान पठान अलवर से भागकर अजमेर आ पहुंचा एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब देखो, जब हाजी खान पठान अलवर अथवा मेवात से भाग करके अजमेर आया था, तो जो मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव राठौड़ ने क्या सोचा कि ये अलवर मेवात से भाग करके आया है, इसका पूरा का पूरा खजाना भी इसके साथ ही होगा, अभी तक इसने अपने खजाने को कहीं पर छिपाया नहीं होगा। इसीलिए राव मालदेव राठौड़ इस हाजी खान पठान के खजाने को लूटने की योजना बनाते हैं। और राव मालदेव राठौड़ अपने एक सेनापति जिनका नाम होता है पृथ्वीराज जैतावत को हाजी खान पठान को लूटने के लिए कहां भेजते हैं, अजमेर भेजते हैं। तो देखिए लिखिए, इस परिस्थिति में मारवाड़ के शासक राव मालदेव हाजी खान पठान को लूटना चाहते थे एवं मालदेव ने हाजी खान पठान को लूटने के लिए अपने सेनापति पृथ्वीराज जैतावत को अजमेर भेजा। जब पृथ्वीराज जैतावत को राव मालदेव राठौड़ ने हाजी खान पठान को लूटने के लिए भेजा, तो हाजी खान पठान ने क्या किया, राणा उदय सिंह को एक पत्र लिखा, उनके पास अपने दूत भेजे और उनकी सहायता मांगी राव मालदेव के विरुद्ध। तो देखिए, हाजी खान पठान ने मालदेव के विरुद्ध उदय सिंह की सहायता मांगी, और उदय सिंह ने क्या किया, स्वयं खुद अपनी सेना सहित कहां आ पहुंचे, अजमेर आ पहुंचे। उदय सिंह और उनकी सेनाओं को देख करके जो पृथ्वीराज जैतावत था, राव मालदेव का सेनापति, ये बिना युद्ध किए ही वापस मारवाड़ लौट जाता है। तो देखिए लिखिए, उदय सिंह की सेनाओं को देखकर राव मालदेव का सेनापति पृथ्वीराज जैतावत बिना युद्ध करे ही मारवाड़ लौट गया।
इससे क्या हुआ कि राव मालदेव राठौड़ जो कि उदय सिंह पर पहले से क्रोधित थे, उनका क्रोध और बढ़ गया एवं वे उदय सिंह से इस अपमान का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में बैठे रहे। तो देखिए लिखिए, जिससे राव मालदेव का क्रोध और अधिक बढ़ गया एवं मालदेव उदय सिंह से प्रतिशोध लेने का मौका तलाशते रहे। राव मालदेव राठौड़ का तीसरा अपमान था। पहला अपमान तो कौन सा था कि झाला जैत सिंह ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह राव मालदेव राठौड़ के साथ नहीं करके किसके साथ कर दिया था, उदय सिंह के साथ। उसके बाद में राव मालदेव राठौड़ ने क्या किया, उदय सिंह पर अर्थात कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन उस आक्रमण में भी राव मालदेव राठौड़ को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। और तीसरा अपमान कौन सा था कि जब राव मालदेव राठौड़ ने अपने सेनापति पृथ्वीराज जैतावत को हाजी का पठान को लूटने के लिए अजमेर भेजा था, तब उदय सिंह उसकी सहायता के लिए वहां पर आ जाते हैं, इसीलिए पृथ्वीराज जैतावत को वापस मारवाड़ लौटना पड़ता है। तो अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इतना सब कुछ पढ़ करके आपके क्या समझ में आया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने हाजी खां पठान का साथ दिया था, क्योंकि खैरवा ठाकुर जैत सिंह की पुत्री से विवाह को लेकर राव मालदेव उदय सिंह पर क्रोधित थे। लेकिन अभी तक तो हमने बिल्कुल उल्टा पढ़ा है। यहाँ पे तो साथ कौन कौन है, हाजी खां पठान और उदय सिंह साथ है, जबकि मैंने आपसे क्या कहा है कि हाजी खां पठान और राव मालदेव साथ होकर के किसको रहेंगे, उदय सिंह को रहेंगे। तो अब हाजी खां पठान एवं उदय सिंह के मध्य ऐसी क्या लड़ाई हुई जिसकी वजह से हाजी खां पठान और राव मालदेव एक हो गए, जबकि उदय सिंह इनके दुश्मन बन गए। तो देखिए आगे चलते हैं, मैं बताता हूं आपको हुआ क्या था। जब राणा उदय सिंह ने हाजी खां पठान का साथ दिया था मालदेव के विरुद्ध, उसके बाद में राणा उदय सिंह ने क्या किया कि इस हाजी खान पठान के पास में एक बहुत सुंदर वेश्या थी जिसका नाम था रंगराय पात्र। उदय सिंह ने हाजी खान पठान से यह कहा कि देखो मैंने आपकी सहायता करी है मारवाड़ के शासक राव मालदेव के विरुद्ध, तो अब मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ फीस आपसे चाहिए। तो हाजी खान पठान ने बोला कि बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो राणा उदय सिंह ने यह कहा कि मुझे आपकी जो वेश्या है, आपकी जो प्रेमिका है रंगराय पात्र, ये रंगराय पात्र मुझे चाहिए, मैं इसको अपने साथ मेवाड़ लेकर के जाना चाहता हूं। इस पर क्या हुआ, हाजी खान पठान ने उदय सिंह को यह कहते हुए मना कर दिया कि ये मेरी प्रेमिका है, मेरी प्रेयसी है, मेरी पत्नी है, इसको मैं आपको नहीं दे सकता। तो देखिए लिखिए, हाजी खान पठान के पास एक अति सुंदर वेश्या थी जिसका नाम था रंगराय पात्र। उदय सिंह ने अपनी सहायता के बदले हाजी खां पठान से रंगराय पात्र को अपने साथ मेवाड़ ले जाने का हट किया, जिस पर क्या हुआ, जिस पर हाजी खां पठान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे कैसे दे दूं। लेकिन जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह अपने हट पर अड़े रहे और इन्होंने हाजी खान पठान को ये धमकी दे डाली कि या तो आप प्रेम पूर्वक रंगराय पात्र को मेरे पास भेज दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपसे युद्ध करके इस रंगराय पात्र को अगवा कर लूंगा। मेवाड़ के जो सामंत थे इन्होंने महाराणा उदय सिंह को खूब समझाया कि आप अपने कुल और गौरव की मर्यादा को देखिए, आप किस कुल के राजा हैं, किस राजवंश के आप राजा हैं, उस नाम को आप मिट्टी में मत मिलाइए। लेकिन उदय सिंह ने किसी की एक भी नहीं सुनी। तब हाजी खान पठान ने क्या किया, हाजी खान पठान जाते हैं मारवाड़। मारवाड़ किसके पास, राव मालदेव राठौड़ के पास। और राव मालदेव राठौड़ को जाकर के बोलते हैं कि आप तो मेरा धन और रुपया ही लूट रहे थे, उधर तो इज्जत लूटने की बारी आ चुकी है, कृपया करके आप मेरे से जो भी मेरे पास पैसे वैसे आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मैं रंगराय पात्र को उदय सिंह को नहीं दे सकता। तब क्या होता है, राव मालदेव राठौड़ हाजी खान पठान के साथ आते हैं और हाजी खान पठान एवं राव मालदेव राठौड़ मिलकर के इस हरमाड़ा के युद्ध में उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को हरा देते हैं। तो देखिए लिखिए, परंतु उदय सिंह अपने हट पर अड़े रहे। तब हाजी खान पठान अपने शत्रु राव मालदेव की शरण में चला गया और अपनी सहायता करने हेतु याचना की। तब राव मालदेव एवं हाजी खां पठान की संयुक्त सेनाओं ने किसको हराया, उदय सिंह को हराया। अजमेर के निकट हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को हराया। तो हरमाड़ा का युद्ध कुछ इस प्रकार से हुआ था, पहले हाजी खान पठान एवं उदय सिंह एक तरफ होते हैं, लेकिन इस रंगराय पात्र के चक्कर में उदय सिंह की नीयत खराब हो जाती है और उदय सिंह इस रंगराय पात्र को पाने के लिए अपने कुल और वंश को मिट्टी में मिला देते हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों ने उदय सिंह को इस घटना को लेकर के लंपट एवं मूर्ख तक कह डाला है। उदय सिंह का सबसे बड़ा सौभाग्य यही था कि महाराणा प्रताप के पिता थे, अन्यथा इन्होंने काम इसी प्रकार के किए हैं कि इन पर चर्चा नहीं की जा सकती। और इनको लंपट और मूर्ख मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है। कृपया करके आप अपनी भावनाओं को आहत ना करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए महाराणा उदय सिंह एवं शेरशाह सूरी के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। महाराणा उदय सिंह एवं शेरशाह सूरी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने
गिरी सुमेल के युद्ध में जोधपुर के शासक राव मालदेव राठौड़ को पराजित किया था और राव मालदेव राठौड़ को पराजित करने के बाद में शेरशाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहते थे, मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते थे। जब इस बात का पता महाराणा उदय सिंह को चला तो महाराणा उदय सिंह ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ की चाबियां अपने एक दूत को देकर के शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस बात का पता हमें कहां से चलता है, अब्बास खां सरवानी की पुस्तक से। तो देखिए लिखिए, अब्बास खां सरवानी के अनुसार 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने की खबर पाकर उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या किया, मेवाड़ राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मेवाड़ राज दरबार में अपने एक दूत को नियुक्त कर दिया। ज्यादातर बुक्स में उस दूत का नाम मिलता है खवास खान, लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास में उस दूत का नाम मिलता है मियां अहमद सरवानी। मियां अहमद सरवानी, और मियां अहमद सरवानी कौन था, खवास खान का छोटा भाई था। तो देखिए लिखिए, शेरशाह सूरी ने अपने एक दूत खवास खान को अथवा खवास खान के छोटे भाई मियां अहमद सरवानी को मेवाड़ राज दरबार में नियुक्त कर दिया। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ज्यादातर बुक्स में इस दूत का नाम खवास खान ही मिलता है, लेकिन ये जो मियां अहमद सरवानी नाम मिलता है ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास में ये नाम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। क्लासेस लंबी होने की शिकायत मुझे मिल रही है। उदय सिंह का जो बाकी का इतिहास है, उदय सिंह और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।